हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू अ न्यू चैप्टर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पहले कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले, कैसे हम स्पेशल फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कि जो डिफरेंशिएशन करना हमने सीखा था वो क्यों सीखा था, उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, हमारे रियल लाइफ में भी कोई यूज है या बस वही पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये पूरे चैप्टर में आप यही देखेंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव्स को अपनी रियल लाइफ में भी अलग अलग जगह पे अप्लाई करते हैं और एक्चुअली मैथ्स वही नहीं पढ़ी जाती है, उसका यूज भी होता है, ठीक है। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर और आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड सेकंड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट एंड कंप्लीट होने वाला है क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे एंड सीबीएसई द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करके आपको अप्रोच करना सिखाऊंगी, ठीक है। एंड में माइंड मैप भी मिलेगा जिससे आप रिवीजन कर पाएंगे किसी भी टॉपिक का बिफोर योर एग्जाम्स। सो वॉच दिस लेक्चर टिल एंड to understand every topic in complete detail. All right, now talking about the syllabus of this chapter कि इस chapter में basically हम क्या क्या पढ़ते हैं। So we learn about rate of change of bodies, ये है हमारा first application of finding derivatives, increasing decreasing functions, maxima and minima of a function and some simple problems related to our real life situations. Okay, now this chapter also included tangent and normal equations but NCERT ने इस साल delete कर दिया है उसे आपके syllabus से. So if you are preparing only for your board exam, no need to learn them. All right, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि डिलीटेड सिलेबस में क्या क्या सीबीएसई ने एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया है। सो पेज नंबर 206 से 216 तक टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीटली रिमूव हो गया है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रिमूव हो गया है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन थे वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एज वेल एज द समरी। ओके, नाउ this chapter I will say is kind of easy chapter. अगर आपको डेरिवेशन करना आता है तो ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान होने वाला है। 6 मार्क्स गारंटीड है आपके बोर्ड एग्जाम में, 2 to 3 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ऑल राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। नाउ नाम सुन के क्या लग रहा है, व्हाट इज गोना बी देयर इन दिस चैप्टर? ये समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी नाम तो सुना होगा, फिजिक्स में, साइंस में वी हैव लर्नड कि हमारे साइकिल की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। सो इट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time, है ना। टाइम के साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ वो होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, s2 माइनस s1 यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t2 माइनस t1, दोनों ही इंस्टेंट पे टाइम क्या रिकॉर्ड हुआ था, यही होता है फॉर्मूला। इसी को कैन आई राइट एज, अब मान लो बहुत ही छोटा सा चेंज आया तो उसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस चेंज। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या चेंज आया वेलोसिटी में, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, यानी बहुत स्मॉल चेंज। और इसी को मैथमेटिक्स में डिनोट कर दिया जाता है डी एस बाय डी टी से। और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट differentiation of displacement with respect to time, right? So ऐसे ही बच्चों हमारी रियल लाइफ में हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं for a particular instant using differentiation concept.
Okay, so this is nothing but rate of change of bodies with respect to some quantity. For example, rate of change of area with respect to radius of a circle, है ना? Rate of change of volume with respect to side of the cube. So if a quantity y is changing with respect to another quantity x such that y is a function of x, तो मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एरिया हो गया हमारा y which is a function of radius, क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. So this is y, this is x. So basically y is a function of x. So what is rate of change of y with respect to x? It is basically differentiation of y with respect to x, dy by dx. अब यहाँ पे मेरा y क्या है? Area. So differentiation of area with respect to radius. So it is nothing but differentiation of pi r square with respect to radius. So हमेशा हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं with respect to इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. रेडियस हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एरिया हो गया डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस बदलता है वैसे वैसे एरिया बदलता है, राइट? सो ये हो गया बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी विच इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट. ना यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा. व्हाट इफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप? व्हाट इफ आई से कि x जो है वो एक t वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है, y जो है वो भी t वेरिएबल का फंक्शन है. लेट मी राइट इट एज gt. ओके, देन हाउ कैन आई फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x? इसके लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल differentiation of x with respect to t function. It will be f dash of t. Similarly, I can find differentiation of y function with respect to t function, g dash of t, right? And then I can find out dy by dx, right? Differentiation of y with respect to x, and it will be what? dy by dt divided by dx by dt. Automatically dt cancel हो गया ना. So which is what? f g dash of t upon f dash of t. This will be dy by dx. और ये हमने कहाँ सीखा है? कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में भी सीखा है. डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म यानी जो थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं हमारे गिवन टू वेरिएबल्स, राइट? ओके, चलिए अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी से पूछे जाते हैं. सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बेसिक सा. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड with respect to radius at r is equal to 5 centimeter. So basically they are asking what is rate of change of area of circle. So यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख के बता देती हूँ, आगे शॉर्टकट में लिख दूंगी, ठीक है? Rate of change of area of circle is equal to rate of change of area will be differentiation of area with respect to radius. अब area का वैल्यू क्या है? area of circle होता है पाई आर स्क्वायर. So differentiation of पाई आर स्क्वायर with respect to radius. अब पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? पाई इंटू 2r, है ना, क्योंकि आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2r. अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है r इज 5 सेंटीमीटर. सो पाई इंटू 2 इंटू 5 इट इज 10 पाई. 10 पाई क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. क्लियर? सिंपल. चलिए अब थोड़े से एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट वन 6.1 क्वेश्चन नंबर 2. Volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter?
क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी dv बाई dt गिवन है क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट एज की वैल्यू दी है, ठीक है, सो एज बोल लो या फिर उसको आप बेसिकली एस बोल लो, ठीक है, इज गिवन 12 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस यू हैव टू फाइंड आउट डी ए बाय डी टी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले तो dv बाई डी टी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम इज साइड क्यूब, सुना है कि नहीं सुना है, वॉल्यूम इज साइड क्यूब, सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे साइड क्यूब का डिफरेंशिएशन हो रहा है और वैल्यू आ रही है 8, यानी 3 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी इज 8। दिस implies that ds by dt is 8 upon 3 into s square। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 6s स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 6 इंटू 2s इंटू डी एस बाई डी टी, है ना। अब ds बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ds बाई डी टी क्या था, 8 अपॉन 3s स्क्वायर, so this becomes 6 into 2 into s, so it will be s and s square cancel, we have dA by dt is 6 2s are 12 into 8 upon 3 into side. Now what is side, it is given in the question, 12 centimeter is the edge value, put kar do, so 12 into 8 upon 3 into 12, 12 12 cancel, differentiation of area with respect to time, so differentiation of area with respect to time is 8 by 3 centimeter cube per second। समझ, ओ क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया की बात चल रही है, राइट। सो हमें सबसे पहले वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया था, वहां से हमने एरिया का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at a speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि जैसे स्टोन ड्रॉप करते हैं हम तो ऐसे वेव्स बनती है ना, सर्कुलर 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 वेव्स जाती हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि द वेव्स आर मूविंग इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की बात कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेव का जो हो रहा है वो रेडियस के अलोंग होता है ना, ठीक है। So that means क्वेश्चन में दिया है कि डिफरेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड क्वेश्चन में दिया है कि एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, उस इंस्टेंट पे एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा। सर्कल का एरिया ये तो हम सभी जानते हैं क्या होता है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है, सिंपल है। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, ओ टाइम नहीं, रेडियस, सो वन सेकेंड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे हम, रेडियस नहीं करेंगे, या with respect to time. So this is equal to 2r basically into pi into dr by dt is dA by dt. Do we have space? Yeah. So differentiation of area with respect to time is 2 into r into pi into dr by dt, है ना। अब देखो क्वेश्चन में सारी वैल्यू दी है, रेडियस दिया है 8,
dr/dt दिया है 5, कैलकुलेट कर लो, 8 5 40, 42 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. What is it? It is rate of change of area with respect to time. यही पूछा था क्वेश्चन में, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the later is 10 centimeter. यानी जब रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा बलून का. अब बलून का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब. लेट्स कैलकुलेट. So volume of a cube is 4/3 pi r cube. So volume का rate of change with respect to time is 4/3 pi r cube का differentiation with respect to time. So this is equal to 4/3 pi into 3r square, है ना. r cube का differentiation हो गया 3r square into dr/dt, क्योंकि r वेरिएबल को t के रिस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट करोगे ना चेन रूल के अकॉर्डिंग. अब वैल्यूज पुट कर दो 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर. रेडियस की वैल्यू क्या दिया है 10 सेंटीमीटर इंटू dr/dt. dr/dt दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the later is 10 centimeter. अच्छा रेडियस के रिस्पेक्ट में ही आंसर चाहिए हमें. ओके. ओ वॉल्यूम इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, सो सॉरी. तो यहाँ पे हमें dv/dt नहीं dv/dr पूछा गया है. वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पूछा है. इसलिए हमें सिर्फ रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. दैट्स ऑल. ओके. So we have put the value 3 3 cancel, 10 10s 100, we have 400 pi. So rate of change of volume with respect to radius is 400 pi centimeter square. Okay, all right. Now this question is homework for all of you based on rate of change concept. फटाफट से solve करिए और आंसर मुझे comment करके बताइए. Okay. Now let's solve some board BYQ question based on the concept of rate of change. First question CBSE 2023 का है. If circumference of circle is increasing at a constant rate, prove that the rate of change of area of circle is directly proportional to its radius. Okay. Question ने बोला है circumference. So rate of change of circumference with respect to time. So if the circumference is increasing at a constant rate, मतलब उसने बोल दिया कि rate of change of circumference जो है वो constant rate से बढ़ रहा है, यानी k क्या है constant. अब circumference होता क्या है 2 pi r, यानी 2 pi r जो है वो constant rate से बढ़ रहा है. 2 pi r का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 pi into dr/dt is equal to k. So this implies that dr/dt is equal to k upon 2 pi. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. देन we don't have space, let me write it over here. क्वेश्चन ही पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 2 पाई आर इंटू dr/dt. अब dr/dt की वैल्यू क्या है k अपॉन 2 पाई. तो दिस इज 2 पाई r इंटू k अपॉन 2 पाई. 2 पाई कैंसिल, सो ये आ गया r इंटू k. सो हेंस प्रूव्ड कि एरिया का रेट ऑफ चेंज is r into constant. So area का rate of change is directly proportional to radius. यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था
कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आया है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी है ये. ठीक है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dl by dt is -5 सेंटीमीटर पर मिनट. width is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट. अच्छा, यहाँ पे लेंथ को उन्होंने x बोल दिया है और width को उन्होंने y बोल दिया है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट. देन दे आर सेइंग जब लेंथ है 8, ब्रेथ है 6, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा. ठीक है भाई, सबसे पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस विल बी 2 times of dx by dt plus 2 times of dy by dt. वैल्यू पुट कर दो. दिस इज 2 times of -5 plus 2 times of 4, दिया है ना यहाँ पे वैल्यू. सो 5 2s are 10, 4 2s are 8, -10 plus 8 -2. सो ये आ गया हमारा पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट इज एरिया का रेट ऑफ चेंज. सो डी ए बाई डी टी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू x. x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में कितना दिया है, -5 इनटू y की वैल्यू क्या दी है 6, dy बाई डी टी क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 8, 6 5 ज़ 30, 8 4 ज़ 32, 32 minus 30 is 2. So dA by dt is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है, और ये हो गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, है ना, और एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The total cost associated with the production unit of an item is given by Cx is equal to this minus this plus this. Find the marginal cost when 3 units are produced, where marginal cost is basically instantaneous rate of change of total cost. Simple. Marginal cost क्या होता है, marginal cost होता है rate of change of total cost, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 0.005 x क्यूब, 0.02 x स्क्वायर, 30x प्लस 5000. चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आएगा, एंड गिव मी 1 सेकेंड. सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर इंटू 0.005 माइनस 2x इंटू 0.02 प्लस 30, है ना. अब x की वैल्यू पुट कर दो. क्या दिया है x की वैल्यू, दिस इज x इज इक्वल टू 3. सो मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली dc बाई dx 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 0.005 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 0.02 प्लस 30. सॉल्व करिए. 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 इंटू 5, 7 5 is 35, 5 carry over 3, 5 2 is 10, 11 12 13, 135. So it is 0.135 minus 3 2 is 6, 6 2 is 12, 0.12 plus 30. So you are getting, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं.
0.015 plus 30 is 30.015. This is the marginal cost जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ओके गाइस, सो बेसिकली ना क्वेश्चन में आपको आइडिया दे देगा कि फॉर एग्जांपल मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता नहीं है क्या, अरे ये क्या होता है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया था कि इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मार्जिनल कॉस्ट मिल गया आपको। ऑलराइट, moving on to number 2 topic, that is increasing and decreasing functions. So what are increasing decreasing functions और हम differentiation का use यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है ना। increasing function, नाम सुनकर ही हमें ऐसा लग रहा है ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। इसका यूज हमारी रियल लाइफ में कहाँ होगा, या ऐसा कुछ आपने रियल लाइफ में कभी ऑब्जर्व किया है? वेल, जब भी हम सी लेवल से कंपेयर करते हैं चीजों को, है ना, तो सी लेवल के ऊपर जो है वो डिस्टेंस आप जो भी कैलकुलेट करोगे, जितना ऊपर जाओगे डिस्टेंस उतना बढ़ते जाता है ना। सो इट इज व्हाट, इट इज जस्ट इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग अबव सी लेवल वैल्यू जो भी हम बोलते हैं। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग व्हेन, किसी भी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग क्यों बोलेंगे, या फिर जैसे हमें अगर प्रॉफिट बढ़ाना हो अपना, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो इंक्रीजिंग होता रहे, कांस्टेंट भी नहीं। हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में हमें और प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट होता रहे। तो कैसे पता लगाएंगे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? सो जब भी हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो वी शुड गेट फॉर ऑल x1 लेस देन x2 f of x1 is also less than f of x2। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैंने एक इंस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, x की वैल्यू ले रही हूँ 3 और यहाँ पे x की वैल्यू ले रही हूँ 5। तो एट x इज इक्वल टू 3 y की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए? ऑब्वियसली f of 5 शुड बी, सॉरी f of 3 शुड बी लेस देन f of 5, है ना, क्योंकि देखो 3 से 5 इंक्रीज दिख रहा है, तो वैसे ही y1 और y2 की वैल्यू मुझे इंक्रीज दिखना चाहिए ना, कि जब मैं अपने बिजनेस में जैसे जैसे पैसा डाल रही हूँ वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ना। तो दिस इज व्हाट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कि फॉर x2 ग्रेटर देन x1 f of x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f of x1। सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, फॉर x2 ग्रेटर देन x1 f of x2 is less than f of x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप पहाड़ों में घूमने गए हो, ठीक है, जैसे जैसे आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो ना, O2 लेवल डिक्रीज होता जाता है। जब आप बहुत ऊंचे पहाड़ों में जाते हो ना, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, आपके कान बंद होने लगते हैं, कभी कभी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत हाई एल्टीट्यूड में आते हो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना पड़ जाता है। तो हाइट यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो मैंने क्या किया, हाइट तो मैंने बढ़ा दिया अगले लेवल पे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अगर आप नोटिस करो तो जब x की वैल्यू 3 था तो y3 की वैल्यू तो काफी ज्यादा आ रही थी, है ना, और जब x की वैल्यू 5 हो गई तो y2 जो है वो उससे छोटा आ रहा है। तो दिस, ओ उल्टा लिख दिया मैंने, y1 इधर y2 इधर होगा, तो y1 जो है वो y2 से बड़ा है, तो विच इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन, राइट। एंड इट्स नॉट बेसिकली रॉन्ग, इट्स बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। इसी तरह से होते हैं नॉन इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन जो डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है तो चलो मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब, नहीं,
नॉन इंक्रीजिंग मतलब अगर वो इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आइदर डिक्रीजिंग और सेम, या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है या तो सेम जगह पे है, तभी हम बोलते हैं कि बढ़ नहीं रही है ना। सिमिलरली नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग, या तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है और सेम जगह पे अटकी हुई है, तो ये हो गया नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि कभी कभी तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है पर कभी कभी एकदम कांस्टेंट हो गई है, कि x इज इक्वल टू 1 पे भी सेम वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 पे भी सेम वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे भी सेम वैल्यू मिल रही है, तो ये हो गए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी जो इंक्रीज हो रहे हैं या तो सेम कांस्टेंट है। तो इसमें इफ x1 is less than x2, f of x1 is less than or equal to f of x2. Similarly, non-increasing क्या होगा, for all x1 less than x2, f of x1 is greater than or equal to f of x2. या तो बड़ा वैल्यू आ रहा है या तो सेम वैल्यू आ रहा है, तो वो हो गया नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अंडरस्टूड। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट दिस फंक्शन 3x plus 17 is increasing on real numbers. Now let x1 is less than x2. अगर x1 x2 से छोटा है तो 3 times of x1 will be less than 3 times of x2, राइट? क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी में हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी नहीं बदलती है, लेस देन है तो लेस देन ही रहता है ना। सिमिलरली 3x1 में अगर दोनों साइड में 17 ऐड कर दूं तो 3x1 plus 17 will be less than 3x2 plus 17, right? Now what is 3x1 plus 17? This is nothing but f of x1. What is 3x2 plus 17? 3x2 plus 17 is f of x2. So I can see that when x1 is less than x2, then f of x1 is also less than f of x2. This implies that f of x is increasing on real numbers. ये एक increasing function है. Alright, चलिए अब देखते हैं कि ये तो हो गया डिटरमाइन करना कि एक x1 डालेंगे एक x2 डालेंगे फिर चेक करेंगे, कोई शॉर्टकट तरीका भी तो होगा ना, बार बार हम वैल्यू डाल डाल के थोड़ी चेक करेंगे। तो इसके लिए यूज आता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन करते हैं हम डिटरमाइन करने में कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए उसके बारे में सीखते हैं। नाउ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, with the help of differentiation. See, our function f of x will be increasing if f dash of x is greater than 0, and it will be decreasing if f dash of x is less than 0. Simple calculation, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, टैंजेंट उसमें पॉजिटिव स्लोप लाएगा। और अगर आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो टैंजेंट का नेगेटिव स्लोप होगा, तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। सिंपल, ओके। सिमिलरली नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या तो कांस्टेंट है, तो नॉन डिक्रीजिंग कब होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन या इक्वल टू। और नॉन इंक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग कब होगा, व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, या तो कम होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो भाई अब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे और देखते हैं किस किस वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं। Find the interval in which the function f of x square minus 4x plus 6 is increasing. So कैसे पता लगाया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x,
4x का डिफरेंशिएशन 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स की जरूरत है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों? क्योंकि आपसे इंटरवल्स पूछे गए हैं और इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पुट f dash x equal to 0. So 2x minus 4 will be 0. So x will be 4 by 2, that is 2. So you will get two intervals. आपको मिलेंगे नंबर लाइन पे दो इंटरवल, एक होगा माइनस इन्फिनिटी से 2, दूसरा होगा 2 to इन्फिनिटी। ओके, अब आप चेक करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f dash x, ठीक है, फॉर लेस देन 2 वैल्यू। नाउ f dash x is basically 2x minus 4, ठीक है। सो व्हेन x is less than 2, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, तो f dash x is less than 0 for x less than 2। सिमिलरली 2 से बड़ी वैल्यू ले लो, जैसे कि 3 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 4 इज 2, पॉजिटिव आ रहा है। f dash x is greater than 0 for x greater than 2। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वी कैन क्लियरली सी दैट f dash x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है फॉर x ग्रेटर देन 2। सो बेसिकली इट इज increasing in 2 to infinity interval। अब 2 जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूड कर दें तो f dash x 0 हो जाएगा और फिर वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे f dash of x। f dash x हो गया 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 2 ज़ा 6 x माइनस 36, दिस इज f dash x। अब f dash x को इक्वल टू 0 पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, तो बेसिकली 6x स्क्वायर 6x माइनस 36 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, 6 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। सो x स्क्वायर 6 को वी कैन राइट एज माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x minus 3 equals to 0. So we get basically x minus 3 into x plus 2 equals to 0. So x is 3 और minus 2। तो हमें intervals जो मिले, our intervals are basically minus infinity to minus 2, 3 and infinity, ठीक है। अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, ठीक है। नाउ f dash x is x square minus x minus 6। so in the interval in this interval, इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं यानी लेस देन माइनस 2 की अगर मैं बात करूं, तो टेक एनी वैल्यू, माइनस 3 ले लेते हैं, माइनस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3 माइनस 6, 3 3 इज 9 प्लस 3 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 इज 6, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ओके। अब माइनस 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 0। अगर मैं 0 पुट करूं तो ये नेगेटिव आ रहा है ना। 3 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू ले लूं तो आई एम गेटिंग 4 स्क्वायर माइनस
4 minus 6, 16 minus 6 is 10, 10 minus 4 is 6, positive value आ रही है. So I am getting that f dash x is greater than 0 in intervals. कौन कौन से इंटरवल में greater than 0 आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 3 to infinity. इन दोनों ही इंटरवल में f dash x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है and therefore it is increasing. Okay, next question. Am I visible to you guys? Yeah. Show that y, which is a function of log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, is an increasing function of x throughout its domain for x greater than -1. शो करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. तो चलो भाई फाइंड आउट करते हैं. dy by dx क्या होगा? log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन रूल. क्वेश्चन रूल कहता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर whole upon denominator whole square. So I am getting 1 upon 1 plus x minus 2x का डिफरेंशिएशन होता है x. So x into 2 plus x minus 2 plus x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 यानी 2x upon x plus 2 whole square. So this is 1 upon 1 plus x. देखो 2x plus x square minus 2x, तो 2x और minus 2x कैंसिल हो गया है ना. एक सेकेंड, ओ आई एम सो सॉरी, यहाँ पे x नहीं 2 आएगा. 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है या. तो आई एम गेटिंग 2 2 is 4 प्लस 2x माइनस 2x, तो वो हो गया 0. सो बेसिकली -4 अपॉन x plus 2 whole square. Now if I simplify this, so I am getting what? Yeah. So my f dash of x is basically x plus 2 whole square minus 4 upon x plus 1 into x plus 2 whole square. Right? LCM ले लिया मैंने. इंटू एक्स प्लस 1. अब ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ 4 प्लस 2x माइनस 4x माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल एंड आई एम गेटिंग बेसिकली x plus 1 into x plus 2 whole square which is equal to x square minus 2x upon x plus 1 into x plus 2 whole square. ठीक है. Now the question is saying कि x का जो वैल्यू है वो हमेशा greater than -1 होगा. ठीक है. So we have to basically check कि our numerator and denominator is coming positive or negative for x greater than -1. ठीक है. Let me just check. x plus 2 whole square and minus of 4x plus 1 minus 4x minus 4 plus यहाँ पे हाँ मुझे लग रहा था something is missing. 2 नहीं होगा, 2 2 ज़ा 4x होगा, 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 4 हाँ सिर्फ x स्क्वायर बचेगा. That's what I thought something is missing. Okay, तो बेसिकली हमारा आंसर आ रहा है x स्क्वायर x प्लस 1 और x प्लस 2. ठीक है. अब ध्यान दो बच्चों, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, ठीक है, तो x स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव. -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले लो, 0 1 2 3 4, हमेशा x प्लस 1 पॉजिटिव आएगा. और x प्लस 2 होल स्क्वायर तो एनीवेज पॉजिटिव होना है. So for x greater than -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब पॉजिटिव है,
तो यहाँ पे यू विल सिंपली राइट दैट फॉर x greater than -1, x square is greater than 0, x plus 1 is greater than 0, and x plus 2 is greater than 0. So this implies that f dash x is greater than 0. और क्योंकि f dash x greater than 0 है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। सो बेसिकली आपको f dash x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसको प्रूव करना था कि वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऑलराइट, next is your homework question, please solve it, comment the answer quickly. okay, चलो अब सॉल्व करते हैं कुछ बोर्ड एग्जाम के PYQs and let's see whether we will be able to solve it in board exam or not, है ना। show that this function f of x is an increasing function for all x greater than 0. फटाफट से निकालो f dash of x, डिफरेंशिएट कर दो x minus 1 into e to the power x plus 1 आएगा e to the power x into x minus e to the power x plus 1। ये तो आपका फंक्शन है, अब इसको डिफरेंशिएट करना बाकी है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं d by dx ऑफ दिस होल फंक्शन। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x प्लस x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस e to the power x और 0 का डिफरेंशिएशन 0। ये हो गया कैंसिल, आंसर आया e to the power x into x इज बेसिकली f dash of x। अब क्वेश्चन में सिंपली बोला है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो फॉर x greater than 0 e to the power x is also greater than 0, है ना। this implies that e to the power x into x will be greater than 0। मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आता है ना। तो this implies that f dash x is greater than 0, therefore my function is increasing function, proved, right? next, show that this function is increasing on real number domain। कोई भी रियल नंबर डालो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। चलो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे f dash of x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3 2 6x प्लस 6। अभी आ गई हमारी f dash x की वैल्यू। इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन निकल रहा है, मान लो 3 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर एंड minus 2x plus 2, right? Okay, so I can write this as 3 times of x square minus 2x plus 2 को अगर मैं लिख दूं 4 minus 2 तो चलेगा क्या? चलेगा, ठीक है। तो this can be written as 3 times of x minus नहीं 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 4 minus 2 नहीं, मैं किसी और तरीके से लिखती हूँ। मुझे बेसिकली ना यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं 1 plus 1 लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 1 3। अब देखो f डैश x की वैल्यू मिल गई। अब ये बताओ f डैश x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? देखो भैया किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं ना तो आंसर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो f बेसिकली यहाँ पे आप लिखोगे सिंस x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो दिस implies that 3 times of x minus 1 whole square will be greater than 0। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर देन 0 आता है। दिस implies that 3 times of x minus 1 whole square plus 3 will be greater than 0। पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो तो भी आंसर पॉजिटिव आता है। दिस implies that f dash x is greater than 0, ठीक है, क्योंकि यही तो है हमारा f dash x। और f dash x greater than 0 है, दिस implies that f of x is increasing function in the domain all real number। कोई भी रियल नंबर इनपुट डालो हमेशा इंक्रीजिंग ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2010 में पूछा गया था, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
सिमिलर क्वेश्चन, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 20 का डिफरेंशिएशन 0, 9x का डिफरेंशिएशन -9, 6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6 2 ज़ा 12x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब आपको बताना है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। इसके लिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इंटरवल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट लेट एफ डैश एक्स इज 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएं, है ना। तो -9 प्लस 12x माइनस 3x स्क्वायर इज 0, 3 कॉमन ले लिया, माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो -3 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे इंटरवल पॉइंट्स मिले x इज इक्वल टू 1 और 3, है ना। तो अब मैं इसी इंटरवल पॉइंट्स में चेक करूंगी कि मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो आई एम गेटिंग एफ डैश ऑफ x एज -3 x minus 1 into x minus 3. Now for if I look at my intervals, तो कौन कौन से इंटरवल मिले मुझे, एक हो गया 1 to minus infinity, 1 to 3 and 3 to infinity, less than 1, between 1 to 3 and greater than 3, तीन इंटरवल मिले। अब लेस देन 1 में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है चेक करके देखते हैं। तो मान लो 1 से छोटी वैल्यू हो गई 0, सो -3 इंटू -1 इंटू -3, इज इट पॉजिटिव और इज इट नेगेटिव, इट इज नेगेटिव। सिमिलरली 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, 2 ले लेते हैं। तो -3 2 -1 1 2 -3 -1, -3 इंटू -1 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ग्रेटर देन 3 वैल्यू ले लें तो -3, 3 से बड़ी वैल्यू हो गई 4, 4 -1 इज 3, 4 -3 इज 1, नेगेटिव आ रही है वैल्यू, है ना। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x लेस देन 1 मैंने ले लिया 0, बिटवीन 1 to 3 मैंने ले लिया 2, ग्रेटर देन 3 मैंने ले लिया 4, एग्जाम्पल के तौर पे। तो आई कैन सी दैट इट इज नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर। सो क्वेश्चन ने पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, यानी बिटवीन 1 and 3। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है, -∞ to 1 यूनियन 3 to infinity, डिक्रीजिंग है जहां पे नेगेटिव होगा। ऑलराइट, next question, find the interval in which the function f of x is equal to sin x plus cos x between 0 to 2 pi is increasing or decreasing. First of all, f of x is sin x plus cos x and f dash of x will be cos x minus sin x. All right, now f dash of x will be equal to 0 for which value, cos x is equal to sin x, यानी कि cot x is equal to 1. cot x 1 कब होता है, when x is pi by 4 and pi by 4 और 2 pi में 5 pi by 4, दो ही वैल्यूज ऐसी हैं जब x cot x जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे बेसिकली x के दो इंटरवल पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हीं दोनों इंटरवल पॉइंट पे बिटवीन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई, इन तीनों इंटरवल में आई हैव टू डिटरमाइन इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टेस्टिंग वैल्यू ले लेते हैं, 0 टू पाई बाय 4 के बीच में पाई बाय 6 ले लिया,
cos पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 पॉजिटिव, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में पाई बाय 2 ले लिया, cos पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 नेगेटिव, और 5 पाई बाय 4 2 बाय के बीच में 3 पाई बाय 2 ले लिया, सो cos 3 पाई बाय 2 है माइनस साइन 3 पाई बाय 2 इज पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, 0 टू पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 टू 2 पाई, और डिक्रीजिंग किस में है, बिटवीन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4। Got it. So guys, these type of questions will be asked in your board exams related to increasing and decreasing function. चलिए फटाफट से समराइज करते हैं आज क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया जाता है इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए, जिसमें कभी कभी हमारे वेरिएबल्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं, डज नॉट मैटर। अगर हम उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज मिल जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड एप्लीकेशन होता है किसी भी फंक्शन को डिटरमाइन करना कि वो इंक्रीज हो रहा है या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये डिटरमाइन करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारी हेल्प करता है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर लेस देन 0 है इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब अगली क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में सीखेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। So stay tuned for lecture number 2. Now, if you want notes of this lecture, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, स्कैन कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओ और फ्री में सारे चैप्टर के सारे लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। Okay, now if you are somebody new on the channel, don't forget to subscribe and hit the like button if you enjoy today. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. See you tomorrow. Bye bye.